चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ऑर्डर लॉ पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली। आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, चाहे नीट के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो, चाहे बोर्ड के लिए हो। एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा फर्स्ट ऑर्डर से। यानी एक क्वेश्चन तो आप यहां से 100% मान के चलो कि अगर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कभी भूला नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। बोर्ड में भी इस बार भी आएगा, 99% वाला है। अभी 27 को बोर्ड का एग्जाम हुआ ना, 27 फेब वाला, उसमें भी आया 99% का, तो वो भी अपन लोग करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं से फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन शो करते हैं? जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस shows फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कौन शो करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब यार देखो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। अगर इसका मतलब मैं लिखूं रिएक्शन, मैंने लिखा ए गिव्स प्रोडक्ट, और रिएक्शन के रेट की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। बोलो दिख रहा है? चलो एक बात बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन की पावर 1 रख रहा हूं, इसका मतलब क्या रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। जीरो ऑर्डर में क्या था? पावर 0 थी, तो रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था। यहां साफ साफ दिख रहा है किसी भी चीज की पावर 1 का मतलब क्या है? वही चीज है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate is depends on concentration of reactant। बोलो पता चला? इसका मतलब अगर मैं एक तरफ कंसंट्रेशन बनाऊं और एक तरफ रिएक्शन के रेट की बात करूं, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? क्या यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है? पता चल रहा है? एक बार इसको ड्राइव करके देखें, कि ड्राइव नहीं करेंगे तो ग्राफ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलो यहां पर ड्राइव करते हैं। मैंने बोला कि मेरी एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, और एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ए का कंसेंट्रेशन था ए नॉट, जो कि ऑब्वियस है इनिशियल कंसेंट्रेशन। अच्छा, प्रोडक्ट का स्टार्टिंग जब 0 टाइम था इनिशियली, तो क्या कुछ प्रोडक्ट होगा? नहीं होगा। हमें स्टार्टिंग में तो कौन होता है? रिएक्टेंट ही तो होता है। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा? 0 है। ऑब्वियस सी बात है। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, कोई भी एक टाइम टी पे ए में से कुछ ना कुछ माइनस होगा और एक फाइनल कंसेंट्रेशन बनेगा 80। प्रोडक्ट कुछ भी बने, अपने को क्या लेना देना? कोई मतलब है क्या? नहीं। नाउ देखो, अभी आपने लिखा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट रहेगा के, जो होगा रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? ए की पावर 1। और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा? डीए अपॉन डीटी। रिएक्टेंट है तो कैसा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्या दोनों रेट है? अरे बोलो, क्या दोनों रेट है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे? तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए। पता चल रहा है? देखो डी टी और ए को शिफ्ट करो, मैंने लिखा माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू के डी टी। देखा? अब मैं चाहूं तो क्या माइनस को यहां पे शिफ्ट करा सकता हूं? बोलो, सोना नहीं है, यहां पे करा सकता हूं।
अब इंटीग्रेट कराऊं, मैंने बोला ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन डी ए, ऐसे लिख दूं 1/a डी ए इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन के डी टी, लिख दिया। अब लिमिट लगाओ, ए इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की लिमिट क्या है, इनिशियल ए नॉट था और फाइनल ए टी, तो लिमिट क्या हुई ए नॉट से ए टी। अरे बोलो यहां पर क्या हुआ, टाइम क्या था 0 से टी, देखो जो भी डी के साथ आता है ना उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगाते हैं, देखो डी ए है ना इसलिए डी ए के अकॉर्डिंग लगाई, यहाँ पे डी टी था ना इसे टी के अकॉर्डिंग लिमिट लगा रहे हैं, और टाइम कितना है 0 से टी। अब चलो इंटीग्रेट करते हैं, जरा बताओ 1/x, अगर मैं आपको बोलूं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो क्या होगा, हाँ 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x, या फिर इसी को क्या बोलते हैं log बेस ई x बोलते हैं, यही तो होता है, पता चल रहा है। बस तो लाओ इसकी वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेट किया तो क्या आया 1/a dA का इंटीग्रेशन log बेस ई और a x क्यों लिख रहे हैं a, और लिमिट क्या है बेटा a नॉट से ए टी इक्वल्स टू, देखो माइनस के तो कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट है 0 से t तो क्या बचेगा t तो बचेगा, तो माइनस के टी। अब आप क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स log बेस e ए टी माइनस log बेस e ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, बोलो आसान है। अगर मैं log बेस e ए नॉट को उधर ले जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं log बेस e ए टी इक्वल्स टू माइनस या प्लस log बेस ई ए नॉट माइनस के टी। देखो जीरो ऑर्डर की तरह इक्वेशन बनी है, दिख रहा है जीरो ऑर्डर की तरह ही इक्वेशन बनी है। अगर मैं वाई एक्सिस पे इसको लिखूं और एक्स एक्सिस पे टी लिखूं तो एक्स के साथ हमेशा कौन होता है स्लोप, और स्लोप कैसा है नेगेटिव, यानी लाइन का आएगी नीचे, है ना। ये क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमेशा कौन से एक्सिस पे होता है वाई एक्सिस, क्या इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ होगा। यानी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, मैंने बोला यहां पे टाइम है और इस लाइन को हटा देते हैं जरा, यहां पे log बेस ई ए टी है, यहां पे कहीं इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है log बेस ई ए नॉट। तो स्लोप नेगेटिव है ना, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे आएगा ऐसे, लेकिन रेडियो एक्टिव रिएक्शन है इसलिए कभी भी ग्राफ लाइन को टच नहीं करेगा। एंगल बना थीटा, तो ये क्या है स्लोप, स्लोप किसके इक्वल टेन थीटा, और थीटा किसके इक्वल माइनस ऑफ के, बोलो पता चल रहा है। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। बोलो क्या हमने ग्राफ पढ़ा, बोलो हाँ यार, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये log बेस ई है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो एक बार नोट करो, फिर log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर log बेस 10 का ग्राफ देखते हैं, फिर इसकी फाइनल इक्वेशन, देन हाफ लाइफ 75% और कंप्लीट लाइफ, है ना। ठीक है करो जरा नोट। आओ तो चलो अब आगे करते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक। देखो अब इस इक्वेशन को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं ना, इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। मेरी इक्वेशन है log बेस ई ए टी इक्वल्स टू log बेस ई ए नॉट माइनस के टी, बोलो ये इक्वेशन है ना। देखो याद करो जो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी वो भी सेम थी, बस log नहीं था, याद आ रहा है। अच्छा देखो सुनो, मैंने आपको बताया था कि log बेस ई को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखते हैं 2.303 log बेस 10,
क्यों log बेस 10 में कन्वर्ट किया? क्योंकि हम कैलकुलेशन log बेस 10 के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। क्लियर है? तो चलो वैल्यू प्लेस करो यहां पर 2.303 log बेस 10 80 इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 a नॉट माइनस KT। बोलो दिखा? देखो यहां पर 2.303 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें 2.303 से तो क्या इक्वेशन आ जाएगी बेटा अपनी? लॉग, देखना सही है, उस पर आ तो नहीं रहा, उसी पे आ रहा है यहां। तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 80 कि डिवाइड किया तो 2.30 से 2.303 कट गया ना, इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस KT अपॉन 2.303 बन गई इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, K अपॉन 2.303 इंटू T लिख सकते हैं। देखो y एक्सिस पे लिख दूं, T को x एक्सिस पे लिख दूं, x के साथ कौन होता है? स्लोप। कैसा है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। तो अगेन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओ। देखो भाई यहां पर ये लॉग बेस 10 80 है ना, और यहां पे T, यहां पे ये इंटरसेप्ट जो क्या है? लॉग बेस 10 ए नॉट इज इंटरसेप्ट। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव स्लोप है ना, ऐसा बनेगा। ये एंगल थीटा और स्लोप इक्वल्स टू, हाँ स्लोप दूसरे कलर से लिखते हैं, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस K अपॉन 2.303। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। सुनो, एग्जामिनर आपको ग्राफ दे देगा या बोल के दे देगा लॉग बेस E वर्सेस T का ग्राफ है तो स्लोप क्या है? माइनस K। लेकिन अगर लॉग बेस 10 और T का ग्राफ है तो स्लोप कितना है? माइनस K अपॉन 2.303। यही कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर को पता है कि ग्राफ तो आपको आता है, कि क्वेश्चन आपको याद है, लेकिन उसको पता है कि तुम कंफ्यूज होगे लॉग में, और वो लॉग बेस 10 की जगह लॉग बेस E दे देगा। ये कई बार E की जगह 10 दे देगा। अच्छा लॉग बेस E को और क्या लिख के दे देगा? LN लिख के दे देगा, LN लिख के दे देगा। बोलो पहचान लोगे? आसान है। आगे बढ़े, चलो अब देखो इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी फाइनल इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना। हमारी फाइनल इक्वेशन बनाते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या है? आपने पढ़ा बच्चों लॉग बेस 10 80 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T। यही पढ़ा। अगर लॉग बेस ए नॉट को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 80 माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 लिख सकते हैं। चलो जरा जल्दी से मुझे बताओ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है, पता है क्या अपने को, है ना। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस 10 80 अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 लिख सकता हूं। देखो क्या मैं इसको थोड़ा पलट के लिख दूं, के टी इक्वल्स टू 2.303 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 लॉग बेस 10 80 अपॉन ए नॉट। अच्छा केटी के पास माइनस था तो उस माइनस को यहां ले जाऊं। अगर मैं माइनस हटाऊंगा ना तो हमेशा लॉग की वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी अगर मैंने माइनस हटाया तो ये हो जाएगा केटी इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80।
और यही है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मेन इक्वेशन. व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट. के क्या है? रेट कांस्टेंट. टी क्या है? टाइम है. ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन. ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन. एटी क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन. जो बचा है, बोलो पता चला. तो ये क्या है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की मेन इक्वेशन. अब एक बार हाफ लाइफ देखते हैं, फिर कंप्लीट लाइफ देखते हैं. आफ्टर दैट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. मजेदार है ना? तो एक बार इसको नोट कर लो क्विकली. चलो तो अब बात करते हैं जरा हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. थोड़ा सा ड्राइव करेंगे. देखो जरा, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और डिनोट करते हैं किससे? टी हाफ या फिर टी 50% से. ठीक है. अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, समझो. अगेन इनिशियल कंसेंट्रेशन ए से बन रहा है प्रोडक्ट. इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन था ए नॉट. यहां 0 एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, यानी टी हाफ पर. टी हाफ क्या था? कल ही मैंने बताया था. हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन आधा हो जाए. हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाए? आधा हो जाए. तो आधा हो गया मतलब कंसेंट्रेशन क्या हो गया? ए नॉट बाई 2. यहां पे कुछ भी बने, अपने को क्या लेना देना. चलो इक्वेशन उठाओ. के टी इक्वल्स टू 2.303 log base 10 ए नॉट अपॉन 80. तो के टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 log base 10. ए नॉट की वैल्यू तो ए नॉट है, और 80 की वैल्यू बेटा ए नॉट बाय 2. 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट को खा जाएगा, और क्या बना? के टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 log base 10 2 बना. चलो एक बात बताओ मुझे, log base 10 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010. तो अगर मैं लिखूं के टी हाफ, तो वो क्या होगा? 2.303 इंटू 0.3010. और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो टी हाफ कितना आएगा? के टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 एंड द टी हाफ इज 0.693 अपॉन के. जरा इस फॉर्मूले को देखो, क्या इसमें कहीं पे कंसेंट्रेशन आ रहा है? क्या कहीं कंसेंट्रेशन आ रहा है? नहीं आ रहा. अगर कंसेंट्रेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है? अरे बोलो, नहीं कर रही ना. जबकि फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था? हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, डिपेंड कर रही थी. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? बोलो, लिख सकते हैं? सच बात है. अगर सच बात है तो लो भाई, फिर तो इसका ग्राफ बना देते हैं. अगर सच बात है तो ये रहा टी हाफ, और यहां पे क्या हो गया? ए नॉट. बोलो, कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, हाफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा? हाफ लाइफ कैसी रहेगी? कांस्टेंट. तो दोबारा से सुनो, जीरो और फर्स्ट को कंपेयर कर रहा हूं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. पहली बात. दूसरी बात, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, लेकिन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड
नहीं करती है। ये दो बातें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंप्लीट लाइफ के बारे में, है ना। कंप्लीट लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको आप क्या बोलोगे? T100%। जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उनकी कंप्लीट लाइफ जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, यानी आप कभी भी बता ही नहीं पाओगे कि उनकी कंप्लीट लाइफ कितनी है। बताऊं एग्जांपल से? एग्जांपल से बताऊं कैसे नहीं बता पाओगे? हाँ बताऊं। सबसे कम अमाउंट लेते 10 ग्राम लेते हैं। मेरे पास यूरेनियम था 10 ग्राम, और यूरेनियम हर 5 मिनट, बहुत टाइम लेता है, हम टाइम भी कम ले रहे हैं, हर 5 मिनट में यूरेनियम होता है आधा। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 10 ग्राम यूरेनियम है और हर 5 मिनट में यूरेनियम क्या होता है? आधा। तो 5 मिनट होते ही यूरेनियम कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 2.5 ग्राम। वेरी गुड। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 1.25 ग्राम। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 0.625 ग्राम। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 0.3125 ग्राम। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 0.1565 ग्राम। फिर 5 मिनट होते ही कितना हो जाएगा? 0.78125 ग्राम। फिर 5 मिनट बाद कितना हो जाएगा? यानी देखो पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती ही जाएंगी। ये 0.078 नहीं 0.078 आएगा ना, है ना? हाँ 0.078। ठीक है। तो देखो क्या कभी 0 पॉइंट पता पड़ा 0.0000 पहुंच रहा है? क्या कभी खत्म होता हुआ दिख रहा है? इसलिए क्या बोला? इनफाइनाइट। देखो इतना सा खत्म होने में कितना टाइम लगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट तो यही हो गई। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था? अगर 5 मिनट में आधा खत्म हो रहा है तो 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। याद आ रहा है ना? लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, जिसका कंप्लीट लाइफ कितना होता है? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोलूं 75% T75% या फिर T3/4 लाइफ, तो ये कितनी होती है? T75% जो होती है बेटा वो होती है 2 टाइम्स T½ या T50% लिख देते हैं, T50%, है ना? पता चल रहा है? तो T75 कितना होगा? 2 टाइम्स T50%। बोलो पता चला? आसान है। ये एग्जाम्पल तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं आपको बता ही रहा था। बाकी चीजें नोट करो। अब करेंगे क्वेश्चंस, अब आएगा मजा। करो जरा नोट, लिखो, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करते हैं जरा, एक क्या कई सारे करेंगे। इजी से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर लेवल अप करते जाएंगे, है ना? 5-6 क्वेश्चन तो करेंगे ही। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाओ ताकि अपने को टाइम बचाना है। मेरा क्वेश्चन है 300 ग्राम, मेरा क्वेश्चन है 300 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल has a half life of 3 hours, has a half life of 3 hours। ठीक है। और आगे आपको बोला है आफ्टर 18 hours remaining quantity is क्वेश्चन मार्क, यानी 18 आवर्स के बाद कितनी क्वांटिटी बचेगी। ठीक है, मारो ट्राई। आओ तो देखो मैं करके बताता हूं। देखो ध्यान से समझो, आपको हाफ लाइफ 3 घंटे दी हुई है और बोला 18 घंटे में कितना होगा। अब करने के 2 तरीके।
पहला तरीका जो हम कंपटीशन में यूज करते हैं हमारा टाइम बचाने के लिए, दूसरा तरीका करेंगे फॉर्मूला मेथड जो हम बोर्ड में करेंगे। लेकिन अब बोर्ड में भी हम ये वाला मेथड जो कंपटीशन में कर रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि करने का तरीका सही है ना। पहले ये चीजें होती थी कि बोलते थे कंपटीशन में ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक्स नहीं है, ये रियल मेथड्स है ना, ये हमारा कॉमन सेंस है, ये ट्रिक नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 300 ग्राम था, 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा। फिर 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 75 ग्राम हो जाएगा। फिर 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, कितना, 37.5 ग्राम। फिर 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 18.75 ग्राम। और फिर 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 9.375 ग्राम। और उसके बाद फिर 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 4.6875 ग्राम। अब गिन लो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 3, 18 हो गए ना 18 घंटे। तो 18 घंटे में कितना वेट बचा, 4.6875। तो आंसर इज 4.6875 ग्राम इज द आंसर। देखो सिंपल ही आ गया। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, चलो देख के इधर, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि 300 ग्राम आधा खत्म हो रहा है कितनी देर में, 3 घंटे में, तो पूरा खत्म होगा इनफाइनाइट में, क्योंकि 100% लाइफ तो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना। अगर 3 घंटे में आधा खत्म हो रहा है तो 6 घंटे में पूरा अगर खत्म हो रहा है तो फिर ये क्या है, खत्म थोड़ी हुआ है, पता चला। और अगर आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है तो लो भैया कर लो। आपको पता है के टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। अब टी तो नहीं पता, लेकिन टी हाफ तो सबको पता है, टी हाफ कितना होता है 0.693 अपॉन के, और हाफ लाइफ तो दी हुई है 3 आर, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 3 आर। के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को यहां प्लेस कर दो, 0.693 अपॉन 3 इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। इनिशियल 300 ग्राम है, फाइनल आपको निकालना है। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, है ना। टाइम कितना दिया है 18 आर, तो अब टी की वैल्यू कितनी है 18 आर। इसको यहां लेके डिवाइड में ले जाओ, फिर एंटी लॉग ले लो और फिर एंटी लॉग करके सॉल्व कर लो। इतना सारा तामझाम करने के बाद भी एटी की वैल्यू कितनी आएगी 4.6875 ग्राम। अब अगर आप चाहोगे कहोगे तो अब मैं इसको एंटी लॉग लेकर के पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, है ना। ठीक है, बोलो कर लोगे पक्का। तो हम तो कौन सा मेथड यूज करें, ये वाला करें ना, अपना टाइम भी बचा रहा है और चीजें भी अच्छी हो रही हैं। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं भाई जरा, है ना। मेरा क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट तो आपने कर लिया है, तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having half life of 20 minutes, ठीक है। what is the T 75% for first order reaction, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू, बताओ जरा। तो बोलो बच्चों कितना आंसर आया, 40 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था T 75% कितना होता है, 75% इक्वल्स टू 2 टाइम्स T 50%। अगर बोर्ड में ऐसे करके आते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है।
सच्चाई को टीचर गलत नहीं कर सकते, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की है। अगर बच्चा सही तरीके से कर रहा है, करने का ये चीजें सही है, तो मुझे गलत नहीं कर सकते। समझ आया? तो T75% इक्वल्स टू 2 टाइम्स 50%, मतलब T हाफ लाइफ कितनी दी है? 20 मिनट। तो टू डू द 40 मिनट इज द आंसर। बोलो आसान है। लंबे मेथड से करना है तो T हाफ से पहले K निकालो, K निकाल के इस इक्वेशन में फिर K की वैल्यू प्लेस करके फिर सॉल्व कर लो, यही तो होगा, है ना? ठीक है, बस फिर वहां क्या होगा, A0 और AT की बात आ जाएगी, तो A0 100 मान लो और 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो AT कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बोलो समझ आया? एक क्वेश्चन और दूं। मेरा क्वेश्चन है 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन ये अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है। 99% ऑफ, इस बार के बोर्ड के एग्जाम में भी आया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 99% of first order reaction was completed in 32 minutes, was completed in 32 minutes। ठीक है, और फिर आपको बोला है when will 99.9% reaction completed 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? तो करो ट्राई। चलो देखो मैं बताता हूं बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग तो ऐसे घबराते रहते हो ना कि पता नहीं क्या ही मिल गया, है ना? देखो कुछ भी नहीं था, पहले वाले के लिए आपको इक्वेशन तो पता है फर्स्ट ऑर्डर की, क्या इक्वेशन होती है? यहां से करते हैं ना स्टार्ट, सॉल्यूशन सबको पता है, KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग A0 अपॉन, अरे बोलो, AT, है ना? K की वैल्यू नहीं पता तो K इंटू, देखो एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, अगर रिएक्शन सेम है तो K तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से K निकालते हैं। T कितना दिया हुआ है? 32 मिनट इक्वल्स टू 2.303 लॉग, इनिशियल कंसेंट्रेशन में कुछ नहीं दिया तो 100 मानो, और 80 क्या बोला, 99% कंप्लीट हो गई, तो 99 ग्राम खत्म हो गया, तो कितना बचा? 1 ग्राम। तो K की वैल्यू कितनी आई? 2.303 इंटू लॉग 100 की वैल्यू 2 अपॉन 32 डिवाइड में चला गया। बोलो K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू आ गई तो दोबारा से जो फॉर्मूला है KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग A0 अपॉन 80, उसमें वैल्यू प्लेस कर दो बस सिंपल। K की वैल्यू आई है आपकी 2.303 इंटू 2 अपॉन 32 इक्वल्स टू 2.303 लॉग A0 की वैल्यू अगेन 100। अच्छा देखो 80 की वैल्यू कितना परसेंट खत्म हुआ? 99.9, तो कितना आया? 0.1। हाँ हाँ, इंटू टी तो आएगा ही, खैर चलो ये आ गया। अब एक बात बताओ, पॉइंट हट गया तो ऊपर आ गया 0। देखो 2.303 से 2.303 कटा, दिख रहा है? तो t इंटू 2 अपॉन 32 इक्वल्स टू लॉग 1000 की वैल्यू 3, दिख रहा है? तो t इक्वल्स टू 3 इंटू 32, 3 इंटू 32 अपॉन 2, दिख रहा है? कितना आया? जब सॉल्व करोगे तो आएगा 48 मिनट, दिख रहा है? ये वाला टाइम कौन सा है? T 99.9% टाइम आ गया ना? बोलो पता चल रहा है? अच्छा ये 32 कौन सा टाइम था? T 99% था क्या? ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या, मुझे एक रिलेशन मिल रही है, T 99.9% इक्वल्स टू 3/2 इंटू T 99%। बोलो क्या मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, एक रिलेशन मिल गई? बोलो पता चला? या इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं? T 99.9% इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स T 99%। तो अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता होता तो क्या मैं 30 सेकंड के अंदर निकाल लेता? लेकिन अगर नहीं भी पता है तो ऐसे निकालना टफ है क्या? टफ है क्या? कितनी देर लगी?
आसान है चीजें, टफ कौन बनाता है? हम। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? कर लोगे? नोट करना है तो नोट करना है तो कर लो। और एक क्वेश्चन देता हूं और तुम लोगों को, वो क्वेश्चन दूंगा तुम्हें होमवर्क, ठीक है? नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा कल, है ना? मेरा क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किधर लिखूं? उधर लिखूं? उधर लिखता हूं। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, है ना? मेरा क्वेश्चन है, एन, और यहां लिखते हैं ना, यहां से, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decomposition, undergoes first order decomposition, full stop. The time taken for its decomposition to 1/8 एंड 1/10, तो चलो तो क्वेश्चन समझ लेना भैया, वही बहुत बड़ी चीज है, ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है? आर टी 1/8 एंड टी कैपिटल लिख लो, टी 1/8 एंड टी 1/10 रिस्पेक्टिवली, है ना? What is the value of t 1/8 अपॉन t 1/10 इंटू 10? क्वेश्चन मार्क। आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर है बेटा आपका 9, तो आंसर आपका 9, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना, नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा। तो आज इतना ही।